Children, today I am going to start chapter 2, the establishment of company powers of class 8, subject history, and part 2. In this part we will learn about East India Company, beginning of British conquest in India, European trading companies in India. हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे हम लोग जो आज ये टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं, तो इसका क्या दिया हुआ है, इसका मीनिंग क्या होगा। तो ईस्ट इंडिया कंपनी भारत में ब्रिटिश विजय की शुरुआत करती है ना। और भारत में यूरोपीय कंपनियाँ यहाँ पे दिया है, यूरोपीय ट्रेडिंग कंपनीज इन इंडिया। तो यहाँ पे कुछ यूरोपीय कंपनी के बारे में दिया गया है जो कि भारत में व्यापार की सिलसिले से आई। तो सबसे पहले है क्या है, पोर्टुगाल यानी पुर्तगाल। तो पोर्टुगाल वाज द यूरोपियन कंट्री टू स्टार्ट ट्रेडिंग विथ इंडिया। तो पुर्तगाल भारत के साथ व्यापार शुरू करने वाला एक यूरोपीय देश था। हॉलैंड, इंग्लैंड, फ्रांस एंड डेनमार्क। उसके बाद कौन कौन से थे, हॉलैंड, इंग्लैंड, फ्रांस और डेनमार्क ज्वाइंट द रेस फॉर ट्रेड विथ इंडिया। इन्होंने भी भारत के साथ व्यापार की भारत के साथ व्यापार के दौर में ये सारे कंट्री भी शामिल हुए। द ट्रेडिंग कंपनीज ऑफ यूरोप bought goods from India at a cheap rates and sold them in the European market at very high prices. तो ये क्या करते थे, तो कम दर पे भारत से सामान खरीदते थे। यूरोप की जो ये व्यापारी कंपनियां हैं, ये सस्ते दाम पे भारत से सामान खरीदते थे। सामान खरीदा उन्होंने और उन्हें यूरोप के बाजार में बहुत अधिक कीमत पर बेचा। ये उनका काम था। Saltpeter was bought as it was needed in the manufacture of gunpowder. Indigo was needed for dyeing cloths. तो क्या होता था, गन पावर के निर्माण के लिए निर्माण में नमक की पोटली की ज़रूरत पड़ती थी। उन्हें वो यहाँ से ख़रीदा जाता था, खरीदते थे। साथ ही नील खरीदते थे, तो कपड़ों की रंगाई के लिए नील की ज़रूरत होती थी और वो यहाँ से नील ले जाते थे। कॉटन टेक्सटाइल्स प्रिपेयर्ड ऑन इंडियन हैंडलूम्स वेयर वेरी पॉपुलर इन यूरोपियन हाई सोसाइटी। तो भारतीय हथकरघों पर तैयार सूती वस्त्र यूरोप के उच्च समाजों में बहुत ही लोकप्रिय था। यहाँ तक हम लोग समझ गए क्या, कि ये जो यूरोपीय कंपनियाँ हैं, ये यूरोप की कंपनी जो हैं, ये सारे सामान सस्ते दाम पे भारत से खरीदते थे और यूरोप के मार्केट में ऊंचे दाम पर बेच देते थे। और नमक की पोटली सब भी वो खरीदते थे। तो उसकी ज़रूरत क्या होती थी, तो गन पावर में उसको बनाने में उसकी ज़रूरत होती थी। और नील वो लेते थे। तो नील की क्या ज़रूरत थी, नील कपड़े की पुताई में यानी रंगाई में नील की ज़रूरत होती थी। और यहाँ के जो हैंडलूम है, यहाँ यानी भारतीय हथकरघों पर तैयार सूती वस्त्र यूरोप के समाज में बहुत अधिक लोकप्रिय था। हम लोग यहाँ तक समझ गए। अब आगे बढ़ते हैं। द ब्रिटिश वेयर एबल टू oust the French, the Dutch, the Spaniards and the Portuguese in cure of time. तो अंग्रेज जो हैं वो फ्रांसीसी, डच, स्पेनियों और पुर्तगालियों को बाहर निकालने में सक्षम थे। वन बाय वन द ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी annexed the Indian princely states and ultimately become masters in the country where they had once come to seek permission to trade. एक के बाद एक ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारतीय सियासतों पर कब्जा कर लिया और
वहाँ अपना आधिपत्य जमा लिया, जहाँ वे एक बार व्यापार की अनुमति लेने के लिए आए थे। तो फॉर 200 years द ब्रिटिश रूल्ड ओवर द टेरिटरीज दैट नन कंप्राइज इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश, बर्मा यानी म्यांमार एंड श्रीलंका। तो दिया है कि 200 साल के लिए ब्रिटिशों ने उन क्षेत्रों पर शासन किया जिसमें भारत, श्रीलंका, बांग्लादेश, बर्मा यानी भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश, बर्मा और श्रीलंका है। यानी 200 साल के लिए यहाँ पे उन्होंने अपना शासन किया, अपना शासन। द डच इन इंडिया, यानी भारत में डच। In India, the Dutch established trading centers at Surat, Bharuch, Bombay and Ahmedabad in Gujarat, Cochin in Kerala, Nagpattinam in Madras, Musulipattanam in Andhra, Chinsura in Bengal and Patna in Bihar and Agra in Uttar Pradesh। तो भारत में डचों ने सूरत, बड़ौच, बॉम्बे है ना, यानी गुजरात में अहमदाबाद, केरला में कोचीन, मद्रास में नागपट्टनम और आंध्रा में मुसुलीपट्टनम और बंगाल में चिंसराहा और बिहार में पटना और उत्तर प्रदेश में आगरा, इसमें व्यापारिक केंद्र स्थापित किया। दे एक्सपोर्टेड इंडिगो, सिल्क, कॉटन, टेक्सटाइल्स, सॉल्ट, पेट्री एंड ओपियम फ्रॉम इंडिया। वे क्या करते थे? वे यहाँ से नील, सिल्क, सूती वस्त्र, नमक की पोटली और अफीम भारत से निर्यात करते थे। द डच पावर इन इंडिया वाज हाउएवर कंप्लीटली रिपेड आउट बाय द ब्रिटिशर्स इन 18th century। तो 18वीं शताब्दी में डच की जो शक्ति है, हालांकि भारत में डच की शक्ति 18वीं शताब्दी में ब्रिटिशों द्वारा पूरी तरह से नष्ट कर दी गई। उनके द्वारा यहाँ इसकी शक्ति, डच की शक्ति नष्ट हो गई। द मेन इंटरेस्ट्स ऑफ डच shrank to the East Indies which had become independent only very recently। तो डचों की मुख्य रुचि ईस्ट इंडिया के लिए सिकुड़ के रह गई, जो हाल ही में स्वतंत्र हुआ था। तो उसका जो मुख्य रुचि था वहीं तक सिमट करके रह गया। अब हम लोग आते हैं द फ्रेंच इन इंडिया, यानी भारत में फ्रेंच। द फ्रेंच ट्रेडिंग कंपनी वाज फॉर्मेड इन 1664। तो फ्रांस ट्रेडिंग कंपनी का गठन जो है 1664 में हुआ था। इट इस्टेब्लिश्ड इट्स हेडक्वार्टर एट पौंडीचेरी। इन्होंने अपना मुख्यालय पौंडीचेरी में स्थापित किया। द कंपनी हैड फैक्ट्रीज एट माहे, चंद्रनगर, यानाम और कराईकल एंड अदर प्लेस। तो इनकी जो कंपनी है, कंपनी के पास ये माहे, चंद्रनगर, यामन, कराईकल और अन्य स्थानों पर कारखाने थे। इनकी कंपनी के कारखाने। अनलाइक द इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी, द फ्रेंच कंपनी was largely controlled by the French government and heavily dependent on it for financial and military support। तो अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी के विपरीत फ्रांसीसी कंपनी को काफ़ी हद तक फ्रांसीसी सरकार द्वारा नियंत्रित किया गया था, जो उस पर भारी रूप से यानी पूरी तरह से उस पर वित्तीय और सैन्य समर्थन के लिए निर्भर करती थी। ओके।